नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक अब तक गेहूं की 433.32 लाख मीट्रिक टन की गई खरीद। बीते साल की तुलना में गेहूं की 11.81% अधिक खरीदी की गई है। खरीद प्रक्रिया से करीब 49,16,000 किसान हुए लाभान्वित। साथ ही एमएसपी पर धान की हुई 687.00 मीट्रिक टन की खरीद। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा। उर्वरक मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की समीक्षा बैठक। यूरिया के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य। किसानों की आसानी से उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है जोर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 6 के तहत खाद्यान्न की व्यवस्था वितरण के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया गया 15,30,000 मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम देश भर में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पहुंचा रहा है खाद्यान्न। भारत से पहली बार कपास की गांठें रेल मार्ग से भेजी गई बांग्लादेश। कुल 468 टन कपास की गांठों को किया गया रवाना। प्रत्येक दौरे में 500 टन तक की छोटी खेपों को भेजने की पहल। कपास की गांठों की यह खेप बांग्लादेश में वस्त्र और कपड़ा व्यापार में होगी सहायक। और एनटीपीसी कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क करेगा स्थापित। देश नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निर्माण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है आगे। एनटीपीसी खावड़ा में बनाएगा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। एनटीपीसी 4,750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क करेगा स्थापित। और खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग, गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रो वेसल और वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज सहित विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 839 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा जापान की सहायता से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद बीएचयू के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान अधिकारियों के साथ कोरोना की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। और भारत से 468 टन कपास की गांठों के साथ एक मालगाड़ी कल बांग्लादेश के बेनापोल पहुंची। मालगाड़ी में 20 बोगियां हैं और इसे 27 जून को अंबाला छावनी स्टेशन से झंडी दिखाने के बाद रवाना किया गया था। मालगाड़ी ने लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी तय की है। ऐसा पहली बार है कि भारत से कपास की गांठें रेल मार्ग से बांग्लादेश भेजी गई हैं। इससे पहले सड़क मार्ग से कपास की गांठों को कम मात्रा में भेजा जाता था, जिसकी लागत अधिक थी। अधिक मात्रा में कपास की गांठें निर्यात की स्थिति में मालगाड़ी की आवश्यकता होती है। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने प्रत्येक दौरे में 500 टन तक की छोटी खेपों को भेजने की पहल की है और बांग्लादेश के लिए एक विशेष ट्रेन तय की है। कपास की गांठों की यह खेप बांग्लादेश में वस्त्र और कपड़ा व्यापार में भी योगदान करेगी। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उर्वरक विभाग की ओर से की गई पहलों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि रामागुंडम संयंत्र के शुरू हो जाने से देश में खाद उत्पादन प्रतिवर्ष 12,70,000 टन बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे यूरिया उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री की विजन को साकार करने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना से न केवल किसानों को आसानी से उर्वरक की उपलब्धता में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़कों, रेलवे तथा सहायक उद्योग आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास सहित देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मांडविया ने कहा कि सरकार अलग अलग तरह के उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक उदार बाजार नीति लाने पर विचार कर रही। इससे पहले यह नीति केवल शहरी खाद तक ही सीमित थी। इसमें जैविक कचरे जैसे बायोगैस, हरित खाद, ग्रामीण क्षेत्रों की जैविक खाद, ठोस तरल घोल आदि को शामिल कर इस नीति के इसको विस्तार की मांग की गई है। यह विस्तार भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का पूर्ण रूप से पूरक भी साबित होगा।
और मौजूदा रबी खरीद सीजन में गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदी गई। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष अब तक 433.32 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की गई है। पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में गेहूं की 11.81% अधिक खरीदी की गई है। इसके साथ साथ गेहूं की मौजूदा खरीद प्रक्रिया से लगभग 49.16 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.30% अधिक धान की खरीदी की गई थी। इसके साथ साथ मौजूदा रबी विपणन सीजन और खरीफ विपणन सीजन में 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 867.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इससे 127.91 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। उनके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया है। सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर कुल 10,07,334.82 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की है। पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन की खरीद के मुकाबले ये खरीद जो है वो काफी अधिक है। चालू खरीफ सीजन 2020-21 में धान की खरीद राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। अभी लगातार धान की खरीदी की जा रही है। मौजूदा खरीफ के विपणन सीजन के दौरान जारी खरीद कार्यों से लगभग 127.91 लाख किसान पहले से ही लाभान्वित हो चुके हैं। और अब बात करें बदलते मानसून की, तो दिल्ली एनसीआर में आज फिर झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। उधर बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी बन गई। आकाश पर छाए घने काले बादलों की वजह से कई इलाकों में अंधेरा सा छा गया। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य लोग लापता हैं। राज्य के राजस्व विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य में 142 सड़कें अचानक आई इस आपदा के कारण बंद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 142 सड़कों पर यातायात बारिश के कारण सोमवार से ही बाधित है। भारी बारिश के कारण 266 बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए, जिस कारण राज्य में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। इसके अलावा 211 पीने के पानी की योजना भी प्रभावित हुई है। राज्य के कई इलाकों में इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। रोहतांग सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हुई है। कल राज्य में मौसम ज्यादातर साफ ही रहा। भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति के कारण प्रशासन ने मनाली लेह सड़क पर यातायात को प्रतिबंधित कर दिया है। ले जाने वाले सभी वाहनों को शाम 4 बजे के बाद लाहौल में जिस्पा के सामने से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पंगी, किल्लड़ और मनाली सड़क मदग्रान के पास जाम होने के कारण कल बंद ही रही। प्रशासन ने पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को नदी, नाले और अन्य संवेदनशील इलाकों में नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। कुल्लू जिले में 10 सड़कें और सिरमौर में 43 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा राज्य में एनडीआरएफ और अन्य एजेंसी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं। वहां 106 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 1,28,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक कंपनी तैनात कर दी गई है। 237 नावें बाढ़ से घिरे लोगों को राहत पहुंचा रही हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड में असराहा के साथ जलवारा पंचायत में सड़क संपर्क टूट गया है। वहां एनडीआरएफ की 4 टीमें लोगों की मदद कर रही हैं। जिले के केवटी प्रखंड में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है, जहां सड़क संपर्क टूट गया है। कोसी और गंडक बैराजों से अभी भी 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार भी राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अब बात करते हैं बाराबंकी की, जहां पर एक किसान ने ड्रैगन फ्रूट की जो खेती की है उसका अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है और इस किसान से लोग प्रभावित भी हुए हैं। उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है जो किसान ड्रैगन फ्रूट को अपनाते हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। कृषि में नए प्रयोग कर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रगतिशील किसान हरीश चंद्र सिंह ने अमेरिकन फल ड्रैगन फ्रूट की खेती कर बाराबंकी जिले को एक पहचान दिलाई है। इस फसल में केवल एक बार निवेश के बाद पारंपरिक खेती के मुकाबले करीब 25 से 30 वर्षों तक इससे आमदनी हो सकती है।
ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स जो हैं एक बार लगाने के बाद ये 25 से 30 साल तक फ्रूटिंग देते हैं और इसमें जो है किसी तरह के रोग नहीं लगते हैं। मेंटेनेंस का खर्चा इसके ऊपर बहुत कम है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। ये कैक्टस वैरायटी का है तो जानवर भी इसको नुकसान नहीं करते हैं और इससे जो है किसान भाई अगर इसको लगाएं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और जिससे जो है प्रधानमंत्री जी का भी सपना साकार होगा कि किसानों की आय दोगुनी हो और निश्चित रूप से इससे जो है दोगुनी नहीं उससे भी ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट से उनकी आय हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्र के प्रगतिशील किसान रिटायर्ड कर्नल हरिश्चंद्र सिंह बचपन से किसानी करना चाहते थे। उसी सपने को साकार करने के लिए रिटायरमेंट के बाद औषधि खेती शुरू किया। इसके बाद अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर बाराबंकी के किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। ड्रैगन फ्रूट्स में औषधीय गुण काफी मात्रा में होते हैं। खासकर इस कोरोना महामारी में इस फल का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी कारगर माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होता है जो कई सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके सेवन से मधुमेह, शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, डेंगू बुखार के समय प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी ड्रैगन फ्रूट काफी लाभदायक माना जाता है। प्रगतिशील किसान की इस नायाब कोशिश से कृषि जिला अधिकारी काफी प्रभावित हैं और उनकी प्रशंसा कर रही हैं। ये एक बहुत अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। आज मैं इनके फार्म हाउस पे आई थी इनकी खेती देखने के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा ड्रैगन फ्रूट और एप्पल बेर के साथ साथ अपने बाग में सेब के भी पेड़ लगाए हैं। तो इसी को मैं देखने आई थी कि देखूं कि आखिर ड्रैगन फ्रूट में कोई कीड़े बीमारी लगते हैं कि नहीं लगते हैं। इनका खेत बहुत अच्छा है। इन्होंने पहली बार इस साल फ्रूटिंग ली है और उसको मार्केट में भी धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं। मेन जो समस्या आज मुझे देखने को मिली कोई कीट बीमारी तो नहीं थी, थोड़ा सा खरपतवार की प्रॉब्लम थी। तो थोड़ा खरपतवार की ट्रीटमेंट के साथ अगर अच्छे से खेत मेंटेन किया जाएगा तो जो भी किसान इस तरह की खेती करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। प्रगतिशील किसान हरिश्चंद्र सिंह ड्रैगन फ्रूट की खेती के अलावा अपाल बेर, जीवीकंद की खेती के साथ ही काले गेहूं और काले चावल की भी खेती कर प्रदेश में कुछ चुनिंदा किसान बन गए हैं। आज समय की मांग है कि किसान इस तरह की खेती कर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि ड्रैगन खेती का जो रकबा है लगातार बढ़ रहा है। बाराबंकी से गुजरात तक इसका रकबा बढ़ रहा है और सरकार ने इसको कमलम खेती का नाम दिया है, यानी कि ड्रैगन फ्रूट को आप कमलम खेती भी कह सकते हैं। तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जो सरकार 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में राशन वितरण कर रही है। और इस योजना के कई पार्ट दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 4 के तहत वितरण के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 15.30 लाख मीट्रिक टन बांटा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 78.26 लाख मीट्रिक टन बांटा गया है। खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI देश भर में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न पहुंचा रहा है। भारत सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। 12 जुलाई 2021 तक 15.30 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठा लिया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को भी 78.26 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित की है। और इसी के साथ बात करते हैं वन उत्सव अभियान के तहत विदेश और संस्कृति मंत्रालय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में स्थित नालाह पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भी बांटी है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC गुजरात के खावदा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि NTPC 4750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। वर्ष 2032 तक NTPC ने देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट तक कर देने का लक्ष्य रखा है। भारत के 10 मेगावाट के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर को सफलतापूर्वक चालू किया गया है। हाल ही में NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर भी चालू किया है। इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है। इसके अतिरिक्त NTPC-RI लिमिटेड ने हाल ही में केंद्र शासित लद्दाख और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी कि LAHDC के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और FCB बसों पर तैनाती के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOU पर हस्ताक्षर को लेह में सोलर ट्री और सोलर कार पोर्ट के रूप में NTPC के पहले सोलर इंस्टॉलेशन के उद्घाटन के साथ ही चिन्हित किया गया था। और वन धन विकास योजना पर फोकस है। सरकार का लक्ष्य है कि जो आदिवासी हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनसे जुड़े हुए जो काम हैं उनको विस्तार दिया जाए। इसी को चलते केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन धन विकास योजना पर जोर दिया और आदिवासियों के लिए इसे एक वरदान बताया है, ताकि जो छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। ट्राइफेड द्वारा आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए भी ये वन धन योजना लगातार लागू की जा रही है, इसको विस्तार दिया जा रहा है। ट्राइफेड के संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन के तहत विभिन्न गतिविधियों और पहलों की भी समीक्षा की है। मंत्री ने आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए ट्राइफेड कई उल्लेखनीय कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिससे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए लघुवन उपज के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास से आदिवासियों को प्रभावित किया गया है। सरकार द्वारा घोषित MSP से ज्यादा मूल्य पर बाजार खरीद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, यानी जो उत्पाद करेंगे उसको एक बाजार दिया जाएगा। 9 राज्यों को कवर करते हुए लगभग 1 लाख आदिवासी परिवारों को प्रभावित करने वाली 10 लघु वन उपज के साथ योजना को विस्तार दिया गया। आदिवासी उत्पादों के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकिंग और विपणन के लिए ट्राइबल स्टार्टअप्स के रूप में भी पेश किया गया था। ट्राइफेड के मुताबिक वन धन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 VDVK संकल्प पत्र लक्ष्य की तुलना में 37,872 VDVK की स्थापना को लगातार स्वीकृति दी जा चुकी है। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती बाड़ी में क्या रखें सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अभी बारिश का मौसम है
और ऐसे में फसलों को जल भराव से बचाना बेहद जरूरी है। इसलिए खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी का उचित इंतजाम तो करें ही, साथ ही मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखें। जिन इलाकों में बारिश की संभावना है वहां फिलहाल सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे समसामयिक काम न करें। उत्तराखंड के जिन किसानों ने पिछले महीने मक्का बोई थी, अब वो निराई गुड़ाई के जरिए घने पौधों को निकाल दें और उनके बीच पर्याप्त फासला बनाएं। अरहर के खेतों की लगातार निगरानी करते रहें, खासतौर से खरपतवार निकालने का काम करें। टमाटर के तैयार फलों की तुड़ाई कर लें, खराब फलों और पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। टमाटर और बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में जिन किसानों के खेतों में आलू की फसल तैयार है, वो समय से खुदाई करके उसे मंडी में ले जाएं। राज्य में चारे के लिए ज्वार बोने का काम चल रहा है, समय से इसकी बुआई का काम करें। धान खरीफ सीजन की सबसे प्रमुख फसल है। उत्तराखंड के किसान धान की रोपाई का काम पूरा कर लें और जिन किसानों ने अभी अभी धान की रोपाई की है, वो खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का प्रबंध करें। इस महीने अमरूद की रोपाई भी कर लें। इसके अलावा राज्य में मूंगफली की बुआई का भी समय है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान इसकी भी बुआई कर लें। परवल और चारे के लिए बोई गई मक्का में अभी सिंचाई करने से बचें। राज्य में इस समय आम, आंवला और बेर जैसे फलदार पौधों की रोपाई भी किसान कर सकते हैं, जबकि शिमला मिर्च से खरपतवार निकाल लें, क्योंकि कुछ खरपतवार बहुत खतरनाक होते हैं और उनमें सफेद मक्खियां पाई जाती हैं, जो कि सीधे तौर पर फसल को प्रभावित करती है। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।